एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में 7.10 का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने के बाद अब हमारी गाड़ी जो है पहुंच चुकी है 7.11 में। और 7.11 के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? थ्रू द डेफिनेट इंटीग्रेशन की पावर के थ्रू, पावर यानी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम 7.11 के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, लेकिन इस बार गुणों से हैंडल करेंगे क्वेश्चन को। तो प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, ये लिख लीजिए आप। किसको? 7.11 को। अब कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे? तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। ठीक है, निश्चित समाकलन की हमको क्या यूज करने हैं? प्रॉपर्टी। ठीक है, अब समझिएगा कि निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी से हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो मेनली देखिए हम क्यों यहाँ पे आए। क्या 7.10 तक हमारा काम नहीं बन पा रहा था? देखिए 7.10 तक बेसिक कहानियाँ चल रही थी, हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रहा था, ठीक है ना, और हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो पहला तरीका ये लगाते थे कि हम भैया उसको एज ए इंडेफिनिट सॉल्व करते थे। इंडेफिनिट के जितने प्रोसेस थे हम लोगों ने लगा के सॉल्व कर दिया। उसके लास्ट में हम क्या लगा देते थे? लिमिट लगा देते थे। ठीक है ना, बट ये चीज देखी नहीं कि मैथमेटिशियन को, उन्होंने कहा कि नहीं, एक नया प्रॉब्लम इजाद करते हैं। नए प्रॉब्लम में हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट हम इंडेफिनिट का प्रॉब्लम मतलब इंडेफिनिट लगा के काम नहीं कर सकते। क्वेश्चन बहुत टफ दे दिया हमको। जैसे हमारे सामने हमारे एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन है, साइन पावर 4x अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x इंटू dx। ओके, और इसका यहाँ पे कुछ लिमिट दिया है। लिमिट मुझे नहीं याद है, क्वेश्चन मुझे थोड़ा बहुत याद था तो मैंने लिख दिया, हाँ, 0 से π/2। ठीक है, ये था। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। बस मैंने एक रेफरेंस के लिए क्वेश्चन लिया है, अभी मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तरीका क्या होगा सर? तरीका ये होगा कि इसको एज ए इंडेफिनिट पहले सॉल्व करो। अब इंडेफिनिट में सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं? सर सब्स्टिट्यूशन अपना लो। तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी ऊपर वाला नहीं आने वाला, या ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूट करो तो नीचे वाला नहीं आने वाला है ना। अच्छा, दूसरा कोई तरीका, हाँ, दूसरा कोई तरीका अगर हम अपनाएं, जैसे मान लेते हैं कि साइन पावर 4x है, यहाँ पे कॉस पावर 4x है। साइन पावर 4x को अगर हम कन्वर्ट कर दे कॉस पावर 4x में, तो ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर भी वो सुटेबल नहीं होगा। आप करिए, मैं टाइम नहीं वेस्ट करने वाला क्योंकि मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड नंबर पे जाइए। सेकेंड नंबर पे आप सब्स्टिट्यूशन के अलावा मान लीजिए आपने इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहा, ठीक है, वहां से करिए, वहां से भी लेंदी लगेगा ये क्वेश्चन। फिर आप और तरीका भी अपना लीजिए, तो ज़्यादा तो मुझे ये सूटेबल नहीं नजर आएगा। यानी अगर मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को पूरा पढ़ के भी आया हूं तो भी मुझे इस क्वेश्चन ने वो वाइब नहीं दी जिसके थ्रू मैं इस क्वेश्चन को लगाऊं। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे क्या दिखा रहा है? टफनेस दिखा रहा है। ठीक है, देखिए आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ गया है तो जितने भी क्वेश्चन आपके सामने रखे गए होंगे उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप देख के ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, है ना। ये तो कम से कम कंफर्म था। हाँ, कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, आगे जाके कहीं फंस गए कोई एरर के कारण, तो वो बात अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट लगाने आपको आता है। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं लग सकता आपका, उतना तगड़ा नहीं। आप करोगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते, क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे बट आगे जाके फंस जाओगे क्योंकि क्लियर कॉन्सेप्ट ये देगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे केस में हम प्रॉपर्टी पकड़ेंगे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल जो है इसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि लिमिटेड है ना। हम इंडेफिनिट की बात करें तो ये इसकी कहानी जो फैली हुई थी, क्या थी? फैली हुई थी। लेकिन यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है? कहानी सॉर्टेड है। और जब सॉर्टेड कहानी है ना, तो उस केस में हमें चीजें बहुत अच्छे से याद होंगी। हम चाहेंगे तो उसको जिस तरीके से तोड़ना चाहे उस तरीके से तोड़ देंगे। ठीक है, सॉर्टेड मतलब हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है, और हमारे कंट्रोल में है तो हम जैसे चाहे इसको बना सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं यहाँ से बारीकी से समझाऊं तो मान लो हमको क्या करना होता है डेफिनेट इंटीग्रल में, क्या करना होता है डेफिनेट इंटीग्रल में? एरिया निकालना होता है। तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया निकालना है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया। हमने क्या किया था? हमने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया ना, हाथ में था हमारे, तोड़ दिया। अभी तोड़ने का भी तरीका था कि हम x बराबर a से तोड़ रहे थे x बराबर b तक, लाइन बाय लाइन छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते गए। ठीक है, अभी देखना प्रॉपर्टी क्या बोलेगी। प्रॉपर्टी कहेगी कि आप x बराबर a से x बराबर b तक गए। एक काम करो ना, आप x बराबर a से x बराबर c तक पहुंचो। यहाँ पे पहले कुछ देर तक निकालो, मतलब x बराबर a से डायरेक्ट x बराबर b पर मत पहुंचो। तो सबसे पहले x बराबर a से x बराबर c पे पहुंचो, पहले इतना एरिया फाइंड आउट करो। ठीक है, फिर x बराबर c से फिर x बराबर b का एरिया फाइंड आउट करो। समझ में आ रहा है?
और फिर दोनों को जोड़ दो। बात तो वही है भाई, मैं पूरा एरिया ही ले रहा हूँ, लेकिन देखो मैंने क्या किया, एक थोड़ा सा चेंज कर दिया, और ये जो थोड़ा सा चेंज लाया दैट इज प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऐसे ही बनी है, समझ रहा है? अभी आपको जाके दिखाया जाएगा कि भैया अगर मेरे पास है ए बी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स ए सी सॉरी इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे फिर ए सॉरी यहाँ पे बी सॉरी यहाँ पे सी यहाँ पे बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना? तरीका क्या है कि यहाँ पे ए है तो ए है, देखो बी है तो बी है, बाकी दोनों जगह पे आपको क्या डाल देना सी। ए नीचे था तो नीचे ही रहेगा, बी ऊपर था तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है? अब देखो दो पार्ट में टूट गया नहीं टूट गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ, ये यही है। यहाँ से लेके आप यहाँ तक क्या कर रहे हो, यही कर रहे हो, ए से लेके सी डी एक्स। ठीक है? और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किया आपने, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका है सी बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है? टोटल निकाल दोगे तो टोटल क्या हो गया, टोटल का मतलब एफ ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है? तो मतलब इसको मैं दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया तो बन गई प्रॉपर्टी। समझ आ रहा है? बस इतना सा ही खेल है, इसी को प्रॉपर्टी कहते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर प्रॉपर्टी समाहित है, उन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे यहाँ पे और इसको हम आसान कर देंगे। ठीक है? तो चलिए आइए समझते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और कैसे फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको लेके आऊंगा, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर आप देखोगे तो जो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है। तो एनसीईआरटी ने इस बात को माना है ना, पी लिखा है, लेकिन वो 1 से स्टार्ट करने के बजाय 0 से स्टार्ट कर रही है। ठीक है? अब P0 मतलब ये पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है कि ए बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, मतलब कोई फंक्शन है, अगर मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं सब्सटीट्यूशन लगा देता हूँ। यानी मैं इस एक्स को चाहूँ तो किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, टी में। यानी एक्स बराबर मैं क्या लिख दूंगा, टी। ठीक है ना? तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ टी इंटू डी टी। ठीक है ना? तो सब्सटीट्यूट करके कर सकता हूँ, और ये मैं बहुत पहले से यूज करते आ रहा हूँ। ठीक है? बस याद ये रखना है कि जब मैं टी में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे जो लिमिट लगाना है वो टी के बिहाफ पे लगाना है। ठीक है? अब दूसरा P1 यानी पहली प्रॉपर्टी जो आई है हमारे पास, वो ये है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है और इसकी लिमिट ए और बी है। ए क्या है, इट इज़ अ लोअर लिमिट, और ये क्या है, अपर लिमिट। ठीक है? तो एनसीईआरटी कहती है, सॉरी एनसीईआरटी ने डिफरेंट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर मैं इसकी लिमिट को चेंज कर दूं, यानी एक फंक्शन की लिमिट को आप चेंज करके इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, तो वो एक्चुअल में सेम फंक्शन का नेगेटिव हो जाता है। मतलब आप जैसे नॉर्मली कर रहे हो तो इसका जो आंसर आएगा, अगर आपने इसकी लिमिट चेंज कर दी तब जो आंसर लेके आओगे तो वो सेम तो होंगे बट अपोजिट होंगे, यानी निगेटिव आएगी। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हो, ए की जगह पे आप क्या डाल दो, बी की जगह पे क्या डाल दो, ए। आपने लिमिट को इंटरचेंज करा दिया तो बी क्या बन गया अब आपका लोअर और ए क्या बन गया आपका अपर। ठीक है? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है? ये बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया। तो बस यहाँ पे क्या लगा देना है, माइनस। सेम होगा बट माइनस में आएगा। ओके, ये भी बहुत आसान प्रॉपर्टी है। अब P2 जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है। P2 वाली प्रॉपर्टी वही है जो मैंने दिखाई आपको, ए बी और यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए सी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स और प्लस सी बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है यहाँ पे? बिल्कुल। तो यहाँ पे भूलिएगा मत, ये मैंने किया क्या है, एक्चुअल में मैंने तोड़ दिया है। ठीक है ना? अब देखो तोड़ने वाली जो कहानी है, क्या ऐसा क्यों करना पड़ा, है ना? ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, मान लेता हूँ, ये तो अच्छी बात है, प्रॉपर्टी सबकी होती है ना? बट इस प्रॉपर्टी का हमारे लिए क्या बेनिफिट है? हर व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है ना? और हर प्रॉपर्टी का हमारे लिए जो उपयोग है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ठीक है? तो वो हमको देखना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं इस बात को पकड़ूं, फील करूं, तो मेरे लिए एक्चुअल में क्या होता है ना, एक्चुअल में ये फंक्शन की कहानी है, फंक्शन यानी फलन की कहानी है। हमारे पास कुछ ऐसे फलन होते हैं जिनको आप देखें तो उन पे आप डायरेक्ट लिमिट या पूरा टोटल लिमिट नहीं लगा सकते। अगर मैंने ए बी लिया है यहाँ पे तो इसका मतलब मैं ए से बी तक जाऊंगा, यानी ए से बी तक मैं छोटे छोटे पार्ट कवर करूंगा या छोटे छोटे पार्ट में तोड़ूंगा और पूरे को समराइज कर दूंगा। यही कहने का मतलब होता है ना। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसको आप ए से लेके बी तक तोड़ना चाहते हो बट ए से लेके बी तक वो कंटिन्यूअस ही नहीं है कि टूट पाए। समझ पा रहे हैं?
मान लो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाते वक्त ये कुछ ऐसा है, ऐसा है, ठीक है ना, ग्राफ कुछ ऐसा है, देख पा रहे होगे कैसा ग्राफ है ना। अब इस ग्राफ का अगर हमको क्या मतलब ये बोल दे कि एरिया अंडर कर्व, मतलब इस कर्व के द्वारा आपको क्या निकालना है, एरिया। थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आ गया है, ऐसा कोई ग्राफ फिलहाल में तो नहीं है, बट मैंने ऐसे रैंडमली बना के दे दिया। अब मैं कहूँ आपसे इसको बनाना है, अब बना दोगे, मतलब इसके द्वारा एरिया आपको फाइंड आउट करना हो तो कैसे पता करोगे। और मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये एंड पॉइंट है बी। अब तुम ही बताओ ए से बी तक आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो भाई। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ए से लेके सी तक जाना पड़ेगा, है ना, और फिर सी से लेके बी तक स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा नो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऐसे फंक्शन के लिए अलाउ करता है जो फंक्शन टोटल नहीं ले जा सकता। भाई प्रॉपर्टी है तो क्यों है, इसका मतलब समझना पड़ेगा ना। वैसे तो 50,555 प्रॉपर्टी आप निकालोगे, छोटी छोटी बना दोगे, लेकिन जिनका यूज है उसको पकड़ना पड़ेगा ना। तो आखिर हम इसका यूज कहाँ करेंगे, तो ऐसे फंक्शन के लिए करेंगे जो फंक्शन एकदम कंटिन्यूअस नहीं है भाई, समझ रहे ना, क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और ऐसे फंक्शन कौन से हैं आप जानते हैं कौन से हैं सर, हमारे पास दो फंक्शन आते हैं ऐसे, एक का तो नाम ही है पीस वाइज फंक्शन, किसको कहते हैं, आपको दो फंक्शन बताया गया, पीस वाइज फंक्शन जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, ऐसा नो। मॉडुलस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन, टूटा होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी पीस वाइज फंक्शन ही है, ऐसा नो। तो ये दोनों फंक्शन अगर आ गए तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप ये लगाओगे, समझ में आ रहा ना। तो उससे क्या होगा कि जितना दूर कंटिन्यूअस है उतना दूर का एरिया, फिर जहां से डिसकंटिन्यूअस से छोड़ दो, फिर जहां से कंटिन्यूअस है उसका एरिया, तो हमको टोटल मिल जाएगा, है ना। क्लियर है कि नहीं है बताइए भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक ए से लेके सी निकाल दो, फिर सी से लेके बी निकाल दो, तो मिल जाएगा हमको टोटल एरिया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअल में ये ऐसे फंक्शन के लिए आया है, ऐसे फंक्शन के लिए बना है जो क्या है, ब्रेक डाउन हो सकते हैं। अब मान लो हमें पता चल चुका है कि ये पीस वाइज फंक्शन के लिए, टूटते हुए फंक्शन के लिए है, तो कभी कभी हमको टूटता हुआ फंक्शन नहीं मिलेगा, टूटता हुआ फंक्शन नहीं मिलेगा, तो भी हम क्या करेंगे, अपने ही फंक्शन को तोड़ के करेंगे सॉल्व, वहां से हमको ज्यादा आसान लगेगा, है ना। अभी इस पे बेस्ड एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेगा, x³ माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, लिमिट मुझे अभी याद नहीं आ रही है, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिट नहीं याद आ रही है तो इसको भी आपको क्या करना है, तोड़ के ही आसान करना है। कहां से कहां तक, -1 से 2 तक, इसको भी हम क्या करेंगे, तोड़ के ही करेंगे, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड काम करेंगे। ओके, देखा जाए आगे, बिल्कुल। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सॉरी 3 प्रॉपर्टी हो गई, चौथी प्रॉपर्टी देखो। चौथी प्रॉपर्टी है कि ए बी है, यहाँ पे f ऑफ x है इंटू डी एक्स है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो लिखा है ना, ये अपने आप में बवाल चीज है, सर है, तो यहीं से कहानी स्टार्ट होगी। अब यहाँ से ना अगली प्रॉपर्टी जस्ट इससे कनेक्टेड है, ठीक। अब ये क्या है, इसको जान लीजिए, इसको जानना चाहिए, ये आखिर कहाँ से आया। तो एक्चुअल में इसकी कहानी में ये है ना कि देखो, इसकी कहानी में ना कुछ है नहीं, बट ये जो इतना बड़ा इसने डाल दिया ना वही इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान से देखो कि ये ए और बी कोई और नहीं, ये लिमिट है। ए और बी क्या है, ये लिमिट है। ए और बी यहाँ पे क्या है, लिमिट है, यानी इनकी लिमिट को सम करके उसमें से एक्स घटाया है और उसको बराबर कर दिया इसके। अब इसका मतलब पहले समझो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मतलब समझाना क्यों तोड़ा, ऐसे इसका मतलब समझो, इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। देखो अगर हम देखें यहाँ पे तो एफ ए प्लस बी माइनस एक्स है, यहाँ पे इसको भूल जाता हूँ मैं भी, मैं इस पे पकड़ता हूँ। मान लो अगर मैं एक्स बराबर ए मान लूँ, एक्स बराबर क्या मान लो, ए, तो अगर मैं एक्स बराबर ए मान लूंगा तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए जाएगा, तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, एफ बी बन जाएगा, है ना। एक्स बराबर जब ए होगा तो हमारा जो फंक्शन होगा ये क्या बन जाएगा, एफ बी बन जाएगा, है ना भाई। इंटीग्रेट होने के बाद एंटी डेरिवेटिव जो होगा इसका वो एफ बी होगा। और फिर जब x बराबर b हो तब उस केस में जो मेरा फंक्शन है वो क्या देगा, एफ ए देगा, है ना, ठीक है। अब इस चीज़ को ग्राफ से भी समझ सकते हो आप। अब यहाँ से जब ग्राफ समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे मान लेता हूँ ग्राफ है, इस पॉइंट पे a है, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट है b, ठीक है। अगर मैं x बराबर a रख रहा हूँ, x बराबर a, तो मुझे क्या मिल रहा है, एफ बी मिल रहा है, दैट मीन्स यही लेंथ तो मिल रही होगी, है ना। तो मुझे ये मिल रहा है, एफ बी मिल रहा है,
और जब मैं बी रख रहा हूँ, जब मैं बी रख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, एफ ए मिल रहा है। ठीक है, बी रख रहा हूँ तो एफ ए और ए रख रहा हूँ तो एफ बी। ठीक है, अब मेरे लिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो मैंने ऊपर क्या लिखा, मतलब ये किसकी जगह पे रखा है, ए बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ले दे के मैंने किया क्या है, ए से लेके बी तक के एरियाज को क्या किया है, जोड़ा है। यही तो किया है, ए से लेके बी तक के एरियाज को क्या कर दिया है, समराइज कर दिया गया, जोड़ दिया गया है ना। मैंने यही लिखा है और इसी चीज को तोड़ के ऐसे लिख दिया, तो ये भी वही चीज बयां कर रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो, x बराबर a है तो एफ बी, यानी ये वाला पोर्शन हो गया, है ना, ये वाला पोर्शन हो गया, और फिर x बराबर b तो ये वाला पोर्शन हो गया। हो गया, क्या किया गया होगा, इंटीग्रेशन किया गया होगा ना, dx लगा है भाई, क्या लगा है, dx। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जोड़ा ही तो है, ऐसा नो, पकड़ पा रहे हो। मतलब ये जो सिंगल टर्म में लिखा गया है, इसको घुमा के वही बात बोल दी गई है। सिंगल टर्म में बोल दिया गया ना कि भाई देखो कि हम सब पूरा जोड़ रहे हैं, ए से लेके बी तक जोड़ रहे हैं। यहाँ पे भी वही चीज है कि ए से लेके बी तक जोड़ रहा हूँ, लेकिन फंक्शन में चीजें चेंज हो गई हैं। ठीक है ना, ए प्लस बी में ऐसे एक्स डाल दिया, तो इसका मतलब भी वही बोल रहा है वो कि भैया ए डालोगे, अगर फंक्शन की वैल्यू मतलब एक्स के जगह पे ए डालोगे तो फिर क्या मिलेगा हमको, एफ भी मिल जाएगा, है ना, एफ भी मिल जाएगा। और अगर तुमने बी डाल दिया तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, मुझे जोड़ना ही तो है। देखो वही ने बोला ना भाई कि अपने आप में बवाल चीज है। और ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअल में सीधा सीधा ना आके टेढ़ा तरीके से लेके आ रहा है। देखो बात वही कह रहा है, लेकिन टेढ़े तरीके से। अब आप क्या समझोगे इससे, तो जहां पे आप देखोगे कि सीधा हम नहीं ला सकते, जहां पे आप देखोगे कि हम सीधे नहीं ला सकते, सीधे अगर हम चीजों को लेके चलेंगे तो वो उतना टफ बना देंगे। ठीक है ना। और मेरे लिए अगर हमको लिमिट को जोड़ने से कुछ फायदा हो जा रहा है, ऐसे समझो, ऐसे मैं सिंपल बोलूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर इस फंक्शन को मैं डायरेक्ट लेके चलूँ तो ये फंक्शन मुझे टफ बना रहा है, मतलब टफनेस दिखा रहा है अपनी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन लिमिट्स को उसके अंदर डाल के चेक करूंगा। हो सकता है कि ये जो लिमिट हो कई जगह पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ज्यादा फायदेमंद होंगी, समझ में आ रहा है। जहाँ पे π/2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी मान लेते हैं पाई माइनस π/2 या समथिंग, मान लेता हूँ कि यहाँ पे पाई है, पाई से π/2 है, ऐसे समथिंग है। तो यहाँ पे ये दोनों बड़ा रोल निभाएंगे, समझ पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको लेके जाएंगे और इस एक्स की जगह पे ऐसे लिख देंगे। अब एक सिंपल वे में अगर तुम समझो तो मान लो यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, ठीक है ना। एक काम करता हूँ, इसको भी मैं क्या बना देता हूँ, π/2 बना देता हूँ, ठीक है ना। इसको π/2 बना लेता हूँ और इसको मैं एक काम करो, इसको पाई बना लो, इसको भी पाई बना लो, तो भी तो नहीं होगा। मैं क्वेश्चन को ही ले लेता हूँ, मेरे दिमाग में चढ़ नहीं रहा है तो फिर फायदा क्या है। 0 से लेके π/2 वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसमें क्या दुविधा है। एक सेकंड है, बस ऐसे ही रुके रहेंगे, घबराइए मत, ताकि मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं ताकि आप फील ले पाओ यहाँ पे। जी मिल गया क्वेश्चन, सन से मिला है। देखिएगा यहाँ पे मेरे पास जो लिमिट है, कहाँ पे लिमिट रखा था भाई, कहाँ गया, कहीं और पे रख रहा हूँ, यहाँ पे साइड में। मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ पे है कि π/6 और यहाँ पे है π/3, ठीक है। और यहाँ पे है 1, सॉरी यहाँ पे ऊपर है dx, यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट में tan x, ठीक है। मान लो ये है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan x को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे मतलब इसको sin x अपन cos x में कन्वर्ट कर लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व ही कर दूँ, थोड़ा ध्यान देंगे, तो π/3 यहाँ पे π/6 है, और यहाँ पे क्या होगा dx अपॉन, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो sin x अपॉन cos x लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है। इसको ऊपर भेज सकता हूँ, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसको ऊपर भेज दूंगा, ठीक है। तो इसको ऊपर भेज दूंगा तो मेनली क्या होगा, थोड़ा ध्यान देंगे, ऊपर आ जाएगा ये cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा इंटू dx, पूरे के नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट में cos x प्लस sin x, होगा कि नहीं होगा, sin x। अब मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं जानते हो क्या करूँगा, मैं इस x के जगह पे इन दोनों का सम के साथ लिखूंगा। यानी मान लो यहाँ पे cos x है, तो इस cos x के जगह पे अंडर रूट में है ना, मैं क्या लिख दूंगा π/3 प्लस π/6, π/3 प्लस π/6, और क्या हो जाएगा माइनस x। थोड़ा इसको जोड़ो तो क्या होगा, ये इसको जोड़ो क्या हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, π/3 प्लस π/6, π/2 हो जाएगा माइनस x, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस x, क्या हुआ, कोई दुविधा नहीं, यहाँ पे माइनस x हो जाएगा। जोड़ लीजिए भाई, यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है तो आप देख लीजिए, यहाँ पे π/6 होगा, यहाँ पे 3 मतलब 2π/3 मतलब 2 होगा यहाँ पे, और 1 पाई, टोटल 3 पाई हो जाएगा ना, तो 3π/6
3 से कैंसिल, पाई बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया, तो वही आएगा, टेंशन फ्री रहिए, पाई बाई 2 होगा। ओके, यानी यहाँ पे क्या हो गया, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, तो अंडर रूट में क्या आ गया, साइन एक्स, यानी ये कॉस एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ भी करूँगा मैं, यहाँ भी करूँगा भाई, एक जगह तो लगाऊंगा नहीं, तीनों जगह लगाऊंगा। इससे क्या होगा कि नीचे वाला सेम रह जाएगा, ऊपर वाला बदल जाएगा। तो क्या आएगा, यहाँ पे देखोगे, अभी क्वेश्चन लगाता तो ज़्यादा मजा आता है। एक काम करता हूँ, मैं लगा ही देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। बेटा तुम हट जाओ, जितना समझना था तुम्हारे बारे में समझ गए। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ। ओके, नहीं रोक सकते हम लोग अपने आप को, रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे नहीं समझाया तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, फिर ये यूजलेस बन जाएगा। तो फ़ायदा क्या है, पाई बाई 3, यहाँ पे मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, मैं डायरेक्ट इस पूरे को मैं लिख देता हूँ ऐसे, अंडर रूट में कॉस एक्स अपॉन पूरे के नीचे कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ। मैंने प्रॉपर्टी यूज की है, प्रॉपर्टी यूज करूँगा तो मेनली ध्यान देंगे, मैं पाई बाई 3 पाई बाई 6 माइनस एक्स लिख सकता हूँ हर जगह पे, और जहाँ जहाँ लिखूंगा वहाँ मुझे क्या मिलेगा भाई, इन दोनों को जोड़ूंगा तो पाई बाई 2 माइनस एक्स मिलेगा, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, अपॉन पूरे के नीचे यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, और यहाँ पे प्लस साइन के साथ भी ऐसा ही होगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना साइन एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, यही तो होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। कोई माइनस प्लस का साइन तो आने वाला है नहीं, तो पहले क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपने इसको इलेबोरेट किया था तो ये क्या मान लेता हूँ, ये आई था, है ना, ये आई था। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जब आपने इसको इलेबोरेट किया था, यहाँ पे सिंपल ले लेता हूँ, यहाँ पे आई था आई, जब मैंने इसको चेंज नहीं किया था, तो आई था, है ना। अब ये आई है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो 1, और यहाँ पे जो आया है ये आल्सो आई, यस और नो, ये भी क्या है, आई ही है, पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 तक, ये भी आई है ना। दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, उसको इक्वेशन नंबर 1, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, आई और आई जुड़ जाएगा, 2i हो जाएगा, है ना। अब इधर जब जोड़ोगे तो जोड़ते वक्त क्या मिलेगा वो देख लो, यहीं से समझ में आ जाएगा आपको कि पहले वाले को जोड़ोगे तो ऊपर क्या है, कॉस एक्स है, पूरे के नीचे ध्यान से देखना कॉस एक्स है, और पूरे के नीचे यहाँ पे है साइन एक्स, वहाँ भी मतलब यहाँ पे कॉस एक्स है पहले, अंडर रूट में कॉस एक्स, और इसको जब जोड़ोगे, ठीक है ना भाई, दो फंक्शन है, अलग अलग dx करने का मतलब एक ही साथ में लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे जब जोड़ोगे दोनों को तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर क्या आ गया है साइन एक्स, लेकिन नीचे अभी भी क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है कि नहीं है, कॉस एक्स, तो नीचे वाला अभी भी सेम है ना, नीचे वाला सेम है, तो यहाँ पे 2i ऐसे रहने दो, यहाँ पे सेम है तो क्या कर दूंगा मैं, दोनों को ऊपर वाले को जोड़ दूंगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स, पूरे के नीचे यहाँ पे साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स, सेम है तो ऐसा होगा, और ये कट जाएगा, पूरा का पूरा क्या आएगा 1। मैं लिमिट अभी तक नहीं लगाया हूँ, मतलब लिमिट आप साइड में लेके चल सकते हो, क्या मतलब लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे अंदर क्या बचा है 1, अंदर क्या बच गया 1 बचा ना, और इस 1 का मैं क्या करूँगा dx, और लिमिट क्या लगाऊंगा पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 तक। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, हो गया कि नहीं हो गया, केवल कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, यही वाली, कैसा नो, तो फायदेमंद है कि नहीं है। इस तरीके से हमको यूज करना है, जहां पे हमको लग रहा है कि अगर हम लिमिट का इस तरीके से हम लिमिट लगा देंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, चीजें चेंज हो जाएंगी, और इस तरीके से ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये यूज करेंगे, मैंने बोला ना कि बस इसने क्या कर दिया, थोड़ा टेढ़ा कर दिया, और टेढ़े करने का फायदा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, क्लियर। ऐसा नहीं स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए होगा, हम जहाँ पे भी चाहो आप लगा सकते हो, ओके। तो आपने कितनी प्रॉपर्टीज देख ली, आपने टोटल 4 देख ली, अब इसी में सब फंस गया है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, तीसरी की थोड़ी सी बातें यहाँ पे कट गई हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे किसी तरह कनेक्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका c, यहाँ पे b, f ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी आपने देख ली। अब चारों प्रॉपर्टी आप क्या करेंगे, सबसे पहले नोट डाउन करेंगे, अगल बगल जो है इनको भी नोट डाउन कर लेंगे। चलिए
अब जैसा कि आपने P3 देखा, P3 में था कि a से लेके b है f ऑफ x इंटू डी एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a से लेके b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। और इसका भरपेट आपने क्या समझ लिया, प्रूफ भी देख लिया अच्छा खासा, है ना, कैसे यूज करोगे इंटू डी एक्स। अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि अगर मान लो a इज इक्वल टू 0 हो जाए और b इज इक्वल टू a हो जाए, b इज इक्वल टू a, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 का सामना करना पड़ेगा। तो जहां a है वहां पे क्या डाल दो 0, जहां b है वहां पे a डाल दो, ठीक है। तो बस देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 से लेके a होगा, थोड़ा ध्यान देना, 0 से लेके a हो जाएगा और f ऑफ x इंटू डी एक्स ये देखने के लिए मिलेगा। और मिल यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे a b f ऑफ x, यहाँ पे देखो a की जगह पे 0 कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, b माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे 0 यहाँ पे a। यस आर नो बताओ, हाँ या ना, ओ सॉरी सही है नहीं है। एक्चुअल में मुझे क्या करना था, मुझे 0 करना था a की जगह पे, तो a मैंने 0 कर दिया और b की जगह पे क्या करना है a, तो यहाँ पे a माइनस एक्स होगा, ठीक है ना, मतलब जहाँ b है वहाँ पे a, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना प्रॉपर्टी नंबर 4। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कब, जब 0 से लिमिट दी हो π/2 ऐसे करके, समझ पा रहे हो ना, 0 से π/2 दे दिया हो या ऐसे दे दिया हो, तब आप रैंडमली आप इसका यूज करोगे, ठीक है। यानी 0 नीचे दिया हो, लोअर लिमिट अपना क्या हो 0, तो ज़्यादातर आपका इसका यूज ऐसे कर रहे होगे, क्लियर है। अब P5 पे आते हैं, P5 वाली प्रॉपर्टी इसी का थोड़ा सा और डबल वर्जन है, ठीक है ना, मतलब इसी को डबल वर्जन में कर दिया गया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2a है, ठीक है। तो f ऑफ x है इंटू डी एक्स है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो इसको सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ 0a f a माइनस एक्स, यस आर नो, इंटू डी एक्स, प्लस अगेन इसको मैं लिखना चाहूँ तो 0a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ। ये क्या कर दिया सर, ये जो मैंने लिखा है आपको समझ में आ रहा है, जो मैंने लिखा है, नहीं ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ से परे हमारे, है कि नहीं है, ये जो लिखा गया है दैट इज समझ से परे टू आवर, यस आर नो। तो इसको कैसे समझे, देखिए इसको एक्चुअल में आप जो मेथड समझोगे वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे f ऑफ x है और यहाँ पे एक्चुअल में 2a माइनस एक्स, ठीक है ना। अब ये क्या है यार, ये कुछ और नहीं है, ये कुछ ऐसा है कि अगर मान लो यहाँ पे 0 से लेके 2a तक दे दिया है और कुछ ऐसा दे दिया कि हम बीच में डिवाइड कर सकते हैं, 0 से लेके 2a, तो हम इसको a पे रख सकते हैं ना बीच में, यानी 0 से लेके a फिर a से लेके 2a, और आपने बराबर दूरियां की हैं, इसका मतलब आप 0 से लेके a को 2 बार ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। बस इसने कहा कि भैया आपने 2a लिया है जो समझ से परे है, उस लिमिट पे आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप 0 से लेके a ही लेके चलो, 2 बार लेके चलो, और उस केस में आप इस तरीके से एलेबोरेट कर लो, समझे नहीं समझे। मतलब 2a पे हम फंक्शन को, मतलब 2a पे अगर हम डाल रहे हैं फंक्शन तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, समझो मेरी बात को। 2a पे अगर मेरा जो मान लो ऐसे कभी हो गया कि मान लो यहाँ पे cos फाई है, ऐसे जानबूझ के कह रहा हूँ, ठीक है ना, मान लो सपोज कर लो कि मेरे पास यहाँ पे cos फाई है और मैं इसकी लिमिट लगा रहा हूँ 0, और 0 से लेके यहाँ पे मैंने डाल दिया, कितना डाल दूँ मैं, एक सेकेंड रुक जाएंगे, एक सेकेंड, 22 गुना 44 45 होता है, ठीक है ना। मान लो 45 डिग्री डाल दिया, मैं जानता हूँ 45 इज अ वैल्यूएबल वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू है भाई, इस पर हमको वैल्यू मिल जाएगी, बट मैंने एज्यूम कर लिया कि 45 पे नहीं हो रही है, 22.5 पे मुझे मिल जा रहा, अभी एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में हमको पता है कि अगर हमने 45 डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी, समझ पा रहे हैं। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे जहाँ पे देख रहे हो कि आधा पे काम चल रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो ये हमारी P5 प्रॉपर्टी थी और ये मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट करवा रही होगी, तो P5 में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। P6 देखा जाए, चलिए P6 में अगर देखा जाए तो P6 किसके बारे में बात करता है, P6 ज़्यादा कुछ बात नहीं करता है सर, P6 बहुत कुछ बतिया देता है, ज़्यादा बात ना करते हुए भी P6 ने बहुत सारी बातें कर दी हैं। P6 के कहने का मतलब ये है कि मान लो जो अपना 2ax माइनस है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना, यही सेम कहानी लेके चला है ना, और एक्चुअल में P7 इसी पे बेस्ड है, तो P6 P7 तो यहीं पे आ जाएंगे, निपट जाएंगे पूरे के पूरे। dx इज इक्वल टू यहाँ पे 0a f ऑफ x लिख रहे हो इंटू डी एक्स लिख रहे हो, इसको ऊपर जो लिखा था ना, एक काम करो, झूठ में मैं 2 बार लिख रहा हूँ, पहले इसको समझा देता हूँ मैं। f ऑफ x है और यहाँ पे f 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स है। मान लो सपोज कर लो कि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए,
वो बराबर हो जाए इसके, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो गई, बराबर। मतलब ये कहने का मतलब है, P6 का मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगाया, सॉरी इंटीग्रेशन लगाया, डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाई, तो दो फंक्शन में दो पार्ट में टूटा, हाँ या ना। और अगर ये दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए, तो मैं यार सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, मैं सीधा सीधा ये नहीं लिख सकता कि 0 to a f of x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके a f of x इंटू डी एक्स और मल्टीप्लाई बाई 2, यस और नो। कब, जब ये दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर हैं। लिख दो इफ f of x इज इक्वल टू f टू a माइनस एक्स, क्योंकि लिमिट तो दोनों की सेम है, तो अगर ये बराबर है तो मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, है ना। और मैं P6 देखना ध्यान से क्या बता रहा है, और मैं इसी को ये भी तो लिख सकता हूँ कि 0 से लेके 2a है, और ये बार बार नीचे क्यों आ जा रहा है, f of x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, 0 भी तो लिख सकता हूँ जब ये बराबर है लेकिन अपोजिट है, मतलब f of x बराबर है लेकिन इसके उल्टा के, तो इसको 0 भी लिख सकता हूँ मैं, ऐसा नो। तो दो पोर्शन बने कि नहीं बने, एक ये और एक ये। तो P6 ये कहता है P5 का सेम टू सेम है, मतलब सॉरी P5 की प्रॉपर्टी को ही P6 में कन्वर्ट कर दिया गया है। बोलो कोई दिक्कत, हाँ या ना, कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। P5 जो समझा, जहां पे समझा, क्यों बनाया ऐसे, बिल्कुल। अब इस केस में क्या हुआ, ऐसा हो गया कि कभी कभी fx और f2ax माइनस x क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जब अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, अलग अलग करने से बढ़िया मैं एक को पकड़ लूँ, ठीक है, और एक को पकड़ लूँ। और मेनली अगर ये अलग अलग हो रहे हैं, मतलब सेम हो रहे हैं, तो उस केस में अगर एक का माइनस है एक का प्लस है, मतलब सेम बराबर तो हो रहा है लेकिन अपोजिट हो रहा है, तो उस केस में हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे, समझ में आ रहा ना, काट के लिख देंगे। तो ये P6 की प्रॉपर्टी बन गई। अब हमारे पास लास्ट एक प्रॉपर्टी बची है जिसका नाम है P7, और P7 तो बच्चों वाला है प्रॉपर्टी, ठीक है ना। बस इसमें कहाँ पे आया, पहली बार ऐसी प्रॉपर्टी आई है जहाँ पे कैसे लिखा गया है P7, यहीं पे देख लो, यहाँ पे आपको -1 से 1 तक जाता हुआ नजर आएगा, यानी -a से लेके a तक, ठीक है ना, यानी माइनस से लेके प्लस, ऐसी प्रॉपर्टी दे दी गई है। सेम क्वांटिटी की माइनस में भी है और प्लस में भी है, ठीक है। देखो यार, ले दे के मैं एक बात बता दूं, सातों प्रॉपर्टी पे मैं पहुंच चुका हूँ, सातवें प्रॉपर्टी पे। लेकिन सच्चाई ये है ना कि ये मत सोचना कि जैसा दिख रहा है वैसे ही लगा देंगे टप से, नहीं, लगाने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा तब लगाइएगा, कि लगाने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमारे काम लायक होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, समझे कि नहीं समझे, हाँ या ना। अरे हाँ ना बोल दो बस, ठीक है, ठीक। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे कैसे करेंगे। अगर हम इसको करना चाहें, मान लो यहाँ पे f of x इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। मान लो सेम सेम बनेगा ना। अब सेम सेम में भी दो कहानियां है कि मान लो अगर मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ूं, कितने पार्ट में तोड़ूं, 2 पार्ट में। तो भाई यहाँ भी तो ऐसे चल सकता है, जैसे यहाँ पे ये चला है वैसे यहाँ पे भी चल सकता है। जैसे देखो यहाँ पे 0 से लेके 2a था, 0 से लेके 2a था, 0 से लेके 2a है, तो मैंने क्या किया था, 0 से लेके a ले लिया था। वैसे ही अगर मान लो मैं -a से a तक जा रहा हूँ, तो बीच में कौन मिल जाएगा, 0, है ना। तो -a से 0 ले रहा हूँ या 0 से a ले लूँ, कोई एक ले लेता हूँ जो मेरे लिए फायदेमंद है, मैंने इसको ले लिया, समझ में आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा, सेम तो बनेगा भाई, सेम ही बनने वाला है ना। ये भी 2 पार्ट में टूटेगा, हाँ या ना, 2 पार्ट में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बस इतना बता दो। टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेके a f of x इंटू डी एक्स, है ना, प्लस, या ऐसे आपको बुक के अंदर तो ऐसे मिलेगा -a से 0 f of x इंटू डी एक्स, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे 0 से लेके a f of x इंटू डी एक्स। 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं ना, ऐसे 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, बच्चों जैसे कर लेते हैं। -a से लेके दो ब्रेकर मिल रहे हैं, तो 2 ब्रेकर मिल, एक बार यहाँ से यहाँ तक, एक बार यहाँ से यहाँ तक, मिल गया। अब मान लो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के क्या हो गया, बराबर हो गया, वही केस वो दे रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस के बराबर हो गया, तो उस केस में आप क्या करो, उस केस में आप 2 मल्टीप्लाई कर दो f of x इंटू डी एक्स, है ना, 0 से लेके a तक लिमिट ले लो, ठीक है। और अगर मान लो अपोजिट हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लो ये दोनों अलग अलग है, अपोजिट है, उस केस में 0 हो जाएगा। ये 7 प्रॉपर्टीज है। आई होप आपको सातों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। अब जब सातों प्रॉपर्टी समझ में आ गई, हम क्वेश्चन देखेंगे इस पे बेस्ड। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे, चलिए ध्यान देंगे। तो मेनली क्या है हमारे पास वो जो क्वेश्चन था, 0 से लेके π/2 sin पे पावर 4 x
अपॉन पूरे के नीचे साइन पे पावर 4 एक्स प्लस कॉस पे पावर 4 एक्स, इस पूरे का मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल का कोई क्वेश्चन है? अरे भाई पूरा लिख देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 35 है। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल नंबर 35 है। अब ध्यान से समझेंगे, इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। ये टफ क्वेश्चन है अपने आप में। इसको सॉल्व करने का तरीका, प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी कैसे लगाऊंगा, तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने साइड में सॉल्व किया ना, सेम कहानी लगानी है। यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के इसमें को घटा देना है। समझा रहा है? हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं? देखो, कभी भी कोई प्रॉपर्टी लगाना ना इस टाइप में, तो उसको लिख जरूर देना है ना। मान लीजिए जो एग्जामिनर आपका साइन कर रहा, बोलो यार एग्जामिनर, हम अगर कभी भी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है। एग्जामिनर के बारे में नहीं सोचना कि एग्जामिनर क्या समझ रहा है, हमें समझ में आना चाहिए। और जितनी बार आप प्रॉपर्टी लिखोगे उतनी बार प्रॉपर्टी आपको याद होती जाएगी और उतना क्लियर होते जाएगा। और लास्ट में जब आप चैप्टर के पहुंचोगे तब आप कंक्लूजन भी निकाल लोगे कि हम कौन से क्वेश्चन पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जरूर लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ पे इंटू डी एक्स। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे 0π/2 लिखा है ना, हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? वो प्रॉपर्टी लगा सकते थे जीरो और ये थे, लगभग हम जानते हैं पांचवी प्रॉपर्टी थी P5, यस और नो थी। तो हम क्या करते, उसको डायरेक्ट लगाते, लेकिन उसको लगाने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। यही समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी का फॉर्मेट में देख के मत चले जाइएगा, है कि नहीं है? P4 था, तो मेनली अगर हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी के पावर को पकड़ के चले तो काम नहीं बनेगा, यस और नो। हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट हमको जो मिलेगा उससे हमारा फायदा होगा कि नहीं। तो पहले हम प्रॉपर्टी सोच समझ के लगाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लगाऊंगा, देखो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसका कारण मैं बता रहा हूँ। देखो 0π/2 यहाँ पे साइन पावर 4 एक्स है, इस एक्स की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, देखो जीरो, ये तो जीरो हो गया, बी है तो ए प्लस बी मतलब π/2 ही होगा, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो π/2 माइनस एक्स, पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से साइन पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/4 π/2 माइनस एक्स हो गया, इंटू डी एक्स। यहाँ पे 0 से लेके π/2 रहेगा। यहाँ पे देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा मैं, ये साइन पावर 4 π/2 माइनस एक्स है, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, कॉस π/4 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस π/4 कॉस पावर 4 π/4 π/2 माइनस एक्स था, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कॉस पावर 4 एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पावर 4 एक्स हो जाएगा, इंटू डी एक्स। ये भी आई है, और ये जो लिखा हुआ ये भी क्या था, आई ही था, दैट इज आल्सो आई। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो 1, और इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो 1 + 2 करो, तो 1 + 2, तो 1 + 2 आई 2i हो जाएगा। अब मिल ली, जोड़ो, तो भाई जब सब पे सेम है तो इसको अलग कर लेता हूँ, लिमिट तो दोनों की सेम है, नहीं भी होती तो भी हम पहले जोड़ लेते हैं, नहीं लिमिट दोनों की सेम है इसलिए जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पावर 4 एक्स अपॉन साइन पावर 4 एक्स प्लस कॉस पावर 4 एक्स, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, कॉस पावर 4 एक्स अपॉन साइन पावर 4 एक्स प्लस कॉस पावर 4 एक्स, और पूरे को बंद कर दो, पूरे का dx हो जाएगा। यहाँ पे देखो नीचे सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, साइन पावर 4 एक्स प्लस कॉस पावर 4 एक्स, पूरे के नीचे साइन पावर 4 एक्स प्लस कॉस पावर 4 एक्स हो गया। देखो इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करो, यहाँ पे dx और पूरे की पावर पूरे पे जो होगा 0 से π/2, ये पूरा कैंसिल आउट आया ना, तो ये इधर क्या आ गया अपने पास 2i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 1 × dx, और 1 की जो लिमिट है 0 से लेके π/2 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस 2 को उधर भेज सकते हो, लेकिन कांस्टेंट है तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। 1 का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, अब इंडिफरेंट की तरह कर लो, यहाँ पे हो जाएगा x + c 0 से लेके π/2, अब एक बार π/2 फिर एक बार 0, तो π/2 ही डालो तो क्या हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने पास π/2 - 0 मतलब खत्म ना, π/2 + c। अब 2 को उधर भेज दो, ठीक है, तो मिलने क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा, और प्लस c है तो c में 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन c ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर c1 लेके आ रहे हो तब यहाँ पे c लिख देना, ठीक है। तो ये आ गया सर, आगे कि नहीं आ गया, आसान तरीके से आया। अगर हम प्रॉपर्टी लगाते तो हो जाता नहीं, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा और आपसे इसके बारे में क्वेश्चंस के डाउट पूछूंगा और फिर उसे सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।